मोदी जी ही मुझे चुनते और मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं अपना हाँ उस समय में भर सकता था। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। अजीत डोभाल से तो उन्होंने कहा आई विल टीच यू अ लेसन, मैंने भी कह दिया आई विल टीच यू अ लेसन। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है, आप सबका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमारा देश मोदी जी चला रहे हैं। शॉकिंग लगा ना, पर ये सच है। जो एक्चुअली हमारा देश चला रहे हैं, जिनके देश की प्रोग्रेस में सबसे बड़ा हिस्सा है, जिन पे देश का फ्यूचर टिका हुआ है, उन्हें शायद हम जानते तक नहीं है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। वैसे क्या आपने नोटिस किया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो पीएम के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहलाते हैं, वो जीतने वाले किसी पार्टी मेंबर्स को नहीं, बल्कि आईएएस ऑफिसर प्रमोद कुमार मिश्रा और आईएएस ऑफिसर अजीत डोभाल को मिले, वो भी फिर से। जहां सालों से मिनिस्टर रहने वालों को कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट में जगह नहीं मिली, वहां एस जयशंकर को बिना किसी इलेक्शन लड़े ही कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई और वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन गए। वैसे ही अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी जी को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली। और एक चीज जो इन सब में कॉमन है वो है कि ये लोग ब्यूरोक्रेट्स है। बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजंस लेने में और बड़े बड़े कामों में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और ये हमारी सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मोदी सरकार ने 2014 में एक एक्ट इमीडिएटली इसीलिए अमेंड किया था कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम पोस्ट पे नरिपेंद्र मिश्रा को अपॉइंट कर सके, क्योंकि प्रीवियस एक्ट रूल्स के हिसाब से उनको अपॉइंट करना अलाउड नहीं था। प्रधानमंत्री का कान संभालते ही एक्शन में आए नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया, लेकिन इसके लिए मोदी सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। नृपेंद्र मिश्रा टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पुराने नियम के मुताबिक ट्राई का चेयरमैन बनने के बाद कोई शख्स कोई सरकारी पद नहीं ले सकता है। इसी नियम को बदलने के लिए मोदी सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। वैसे ही 2017 में नया एक्ट पास करके एस जयशंकर जी के लिए सर्विसेज एक्सटेंड करवा दी और सिर्फ एक इंसान को वो पोस्ट देने के लिए एक्ट में चेंजेस लेके आए, तो समझ लो कि ये कितनी बड़ी बात है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स का हमारे देश के प्रति क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है। फिर हम बात करेंगे उनकी सैलरी के बारे में, फ्यूचर एग्जाम्पल्स एंड प्रीवियस एग्जाम्पल्स के बारे में। बाद में हम ये भी समझेंगे कि उनका रिलेशन कैसा रहता है बाकी पॉलिटिशियंस के साथ। इसीलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। हमारी सरकार ब्यूरोक्रेट्स को इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए देती है क्योंकि उनकी ब्रिलियंस ऐसी है। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि देश के जितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, उनके पीछे पीएम या सरकार का काम नहीं था, पर एक्चुअली उनके डिसीजंस थे। जैसे 1971 में बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वॉर में हमारी जीत हुई थी, उसका क्रेडिट सब लोग पीएम इंदिरा गांधी को देते हैं। पर तब बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था पीएम इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन हक्सर का। और सिक्किम आज इंडिया का पार्ट है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है ब्यूरोक्रेट अजीत डोभाल। इंडिपेंडेंस के बाद सिक्किम वैसे तो इंडिया का पार्ट था, पर वो एक इंडिपेंडेंट देश बन के रहना चाहता था और तब इंडिया ने इस बात पे सपोर्ट भी किया। और 1959 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया और दलाई लामा उस रास्ते से इंडिया आए। और 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और तब तक इंडिया को रियलाइज हो चुका था कि सिक्किम तो चाइना के लिए एक इंडिया पे कंट्रोल पाने का इजी एंट्री पॉइंट है। पर तब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, जिसके बाद सीआईए भी सिक्किम में घुस गया और अपने रूट्स फैलाना शुरू कर दिया। पर फिर इंदिरा गांधी जब पीएम की पोजीशन पे आई, तब उन्हें ये खबर मिली कि सीआईए सिक्किम के थ्रू इंडिया पे नजर रख रहा है और पूरा प्लान बना रहा है। और इंडिया पे नजर रखने के लिए सीआईए ने एक चोग्याल डायनेस्टी, जिनका सिक्किम में पूरा साम्राज्य था, उनके एक राजा की शादी यूएस की लेडी से करवा दी। और इंदिरा गांधी को ये जैसे ही पता चला, उन्होंने यंग आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल को सिक्किम भेजा, जिन्होंने वहाँ के लोगों में प्रो इंडिया नैरेटिव सेट करवाया और ऑपरेशन चलाया कि वहाँ के लोग ऑफिशियली इंडिया से जुड़ने के लिए रेडी हो गए। और इसके बाद तो वहाँ के लोगों ने चोग्याल डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया और ऐसे अजीत डोभाल ने मास्टरमाइंड बन के इंडिया टू सिक्किम ऑफिशियली मर्ज करवाया। पर ये तो उनके करियर की बस शुरुआत थी। उसके बाद तो अजीत डोभाल पाकिस्तान में 7 साल तक अंडर कवर रहे। 7 years. I lived. Sir, any such incident of धर्म संकट, like you had to make some decision. मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है, जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ से गुजर रहा था, मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला, तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता, मेरे साथ आओ। उसने कहा, देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ।
उसके बाद उन्होंने कांदा हाईजैक में टेररिस्ट से इंडिया को छुड़वाया भी। फिर उरी और बालाकोट की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन में भी इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो सच में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अजीत डोवाल का। वही इन स्ट्राइक्स को ग्लोबल लेवल पे इंडिया को नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट एस जयशंकर ने। और 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, The United States is extremely pleased with a very strong statement, deeply deploring India's action on the nuclear test. The signal is very clear. The international community is overwhelmingly against what India has done, and it is our hope that India now will take strong measures to sign the Comprehensive Test Ban Treaty, to conduct no further tests. We urge restraint in the region, but we think that this united action by the Security Council means the international community finds India's action unacceptable. पर एस जयशंकर ने नेगोशिएशंस पर यूएस से सैंक्शंस हटा भी दिए और इंडिया के साथ इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया। और एक टाइम तो इंडिया में ऐसा भी आ गया था कि लोग मान ही नहीं पा रहे थे कि अब गल्फ कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस रखना चाहती है। पर उस टाइम पे एस जयशंकर जी ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज किया और ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए उन कंट्रीज से कि आज वो कंट्रीज जम्मू और कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। Today Kashmir is attracting global investors. The first big player is the United Arab Emirates. A group called Emaar is turning to Kashmir. This is the same group that built the Burj Khalifa. Now Emaar is making a $60 million investment in Kashmir. That's close to 500 crore rupees. They will build a shopping mall and an IT tower in Srinagar. Construction is expected to be completed by 2026. Kashmir's administration says this is the first FDI investment in the region. और 2017 के पहले इंडिया में टोटल 20 से भी ज्यादा अलग-अलग टाइप के टैक्सेस थे और कभी-कभी हमको डबल टैक्स भी भरना पड़ता था। बट 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम्स एकदम सिंपल और यूनिफाइड बन गए। और जीएसटी इंप्लीमेंट करवाने में फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अय्या जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स जिनका हम आज तक बेनिफिट ले रहे हैं, उनके पीछे भी इनका ही आइडिया था। और कोविड वैक्सीन जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में वैक्सीन ड्राइव चलाने में भी ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यानी आप एक तरह से ये समझ लो कि ब्यूरोक्रेट्स ऑलराउंडर होते हैं और हर फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन होता ही है। फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे जितनी भी लीडिंग पोस्ट होती है वो ब्यूरोक्रेट्स को ही मिलती है। फिर हमारे देश की जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज होती है उनको लीड भी यही करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्यूरोक्रेट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट और कितना क्रूशियल होता है पूरे देश के लिए, तो इनको सैलरीज और एडवांटेजेस भी ऐसे ही मिलती है। तो अब सैलरी समझ लो लगभग इनको मिलती है 2.5 लाख हर महीने, और अब साल की समझ लो 30 लाख रुपए मिलता है इनको। What is an average salary of an IAS? 1 lakh rupees per month. 1 lakh rupees per month plus perks. Plus perks. Perks क्या होते हैं लगे कि घर, गाड़ी, हाउस हेल्प। तो बेसिक होता है, कोई एकदम एक्स्ट्रावेगेंट लार्ज हाउसेस तो नहीं मिलते कि नहीं मिलते हैं। ओके, अच्छे खासे बहुत एक्स्ट्रावेगेंट लार्ज हाउसेस मिलते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जब तक पोस्टेड रहते हो तो। बट अगर आप छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हो तो जनरली सबसे बड़ा बंगलो आपका होता है। और इनका कोई खर्चा नहीं होता क्योंकि इनको रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ऐसी सारी चीजें मिलती है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। ब्यूरोक्रेट्स को वेल डेवलप्ड एरिया में बंगलो, कार्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, होम कुक, गार्डनर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फोन कनेक्शंस और बहुत कुछ मिलता है। और इन चीजों की वजह से इनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट और वीआईपी ट्रीटमेंट भी अलग से मिलती है। और वो है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। पॉलिटिशियंस बेसिकली वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं जो मेजोरिटी वोट की वजह से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट पहुंचते हैं। पर ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव इसलिए होते हैं क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, पर वो 5 साल के बाद रिप्लेस हो सकते हैं। पॉलिटिशियंस लोगों की डिमांड सुन के सेटिस्फाई करते हैं उन्हें और खुश रखने की कोशिश करते हैं और वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं। पर वही ब्यूरोक्रेट्स मोर और लेस परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो अपनी एक्सपर्टीज यूज करके देश की कंडीशंस देखते हैं, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देश के लॉन्ग टर्म बेटरमेंट के लिए एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। अब सपोज देश के लिए कोई नई पॉलिसी बनानी है तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस बनाएंगे, पर नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
अब जैसे हर साल बजट आता है और इस साल भी बजट प्रेजेंट किया निर्मला सीतारमण जी ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बजट उन्होंने ही प्रिपेयर करा है। ऐसे टेक्निकल और इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए ब्यूरोक्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। मतलब अब ये देखो कि जहां हम पीएम और अदर पॉलिटिशियंस को क्रेडिट देते हैं, वहां ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस इन ब्यूरोक्रेट्स का ही होता है और शायद इन्हीं की वजह से आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। वैसे ऐसा कौन सा चेंजेस जो आप देश में जल्द से जल्द लाना चाहते हो वो कमेंट्स में जरूर बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट करे।